देखो क्लास 12th में अपन फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे उसका ओवरव्यू लेते हैं सबसे पहले, फिर एक बार ओवरव्यू। देखो तो अगर समराइज करें तो 11th अगर स्टडी ऑफ मासेस था, मासेस यानी कि मास की स्टडी करते थे, तो 12th इज टिपिकली ब्रॉडली स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है। अच्छा, कोई भी बॉडी या तो न्यूट्रल होती है या तो चार्ज होती है। तो जैसे इसको तुम टच कर रहे हो लकड़ी को, तो कुछ करंट जैसा लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक है। लेकिन अगर उसमें वायर डाल के उंगली डाल देंगे अगर और स्विच ऑन कर देंगे तो वो चार्ज लगेगा हमें। तो कोई भी बॉडी या तो न्यूट्रल हो सकती है या तो चार्ज हो सकती है, ये हमारा रियल लाइफ में एक्सपीरियंस है। ठीक है। अच्छा, चार्ज कैसे होती है इसको समझना है सबसे पहले। कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है इसको हम समझेंगे, लेकिन अभी बस इतना बाइफरकेट करके चलते हैं कि भाई या तो चार्ज होगी या तो न्यूट्रल होगी। तो या तो बॉडी न्यूट्रल हो सकती है या तो चार्ज हो सकती है। न्यूट्रल हुई तो कोई बात नहीं, चार्ज हुई तो दो सिनेरियोज और हो सकते हैं। ठीक है। या तो वो रेस्ट पे रखी हुई हो सकती है या वो चल रही हो सकती है ना, मूविंग। अगर रेस्ट पे रहा चार्ज तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ठीक है। अगर रेस्ट पे है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और अगर मूविंग है तो या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकती है या तो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से मूव कर सकती है। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब तुम समझते होगे कि जिसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है उतनी ही वेलोसिटी पे चले जा रही है। लेकिन अगर एक्सेलरेट कर रही है यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीज़ें बनती हैं। अच्छा, ये बी लिखा है मैंने, लेकिन बोल इसको मैग्नेटिक फील्ड रहा हूँ। सिंबल है वो, है ना। अभी धीरे धीरे समझ में जाएगा, यूज टू हो जाएंगे जब उसके। और अगर एक्सेलरेट हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एमिट करती है। ठीक है। अच्छा, ये ट्री समझना है सबसे पहले हमको। इसके बेसिस पे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि चैप्टर्स कैसे बाइफरकेटेड हैं 12th क्लास में। तो अगर न्यूट्रल बॉडी है तो कोई टेंशन ही नहीं है, खत्म। 11th का क्वेश्चन बनेगा अगर उससे बनेगा तो वो तो जस्ट एक मास है जिसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर चार्ज है तो फिर दिमाग में सोचना है कि यार रेस्ट पे है या मूविंग है। अगर रेस्ट पे है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जस्ट वेरी सिंपल केस, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या तो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बननी ही है। ये बात समझ में आ रही है? चाहे रेस्ट पे हो चाहे मूविंग हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बननी ही है। लेकिन अगर रेस्ट पे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अच्छा, मूविंग है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगी। अगर एक्सीलरेटेड है तो मैग्नेटिक वेव भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनेगी। ठीक है। तो ये ट्री समझ में आ रहा है? इसको बहुत शॉर्ट में नोट कर लो, बहुत शॉर्ट में। ये ट्री हमारे दिमाग में ऑन रहना चाहिए। क्या अमूमन 12th में हमें दिक्कत इस वजह से जाती है कि कॉन्सेप्ट तो एकदम इजी इजी है, लेकिन कब एकदम बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं तो अपन पहले क्लैरिफाई करते हैं कौन सी चीज़ कब आएगी। तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ, लिखते जाओ साथ साथ, कि अगर न्यूट्रल है तो 11th का कॉन्सेप्ट था, केवल मास है जस्ट, वो चार्ज नहीं है। अगर चार्ज है और रेस्ट पे तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके क्रॉस। ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को। ई वेक्टर इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, B vector is used to represent magnetic field, and EM wave is used to represent electromagnetic wave. ये
स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बने, एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी, जो जब चीज़ें आएंगी ये डिटेल में तो और क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे जो पहले 2 चैप्टर्स हैं दैट डील विथ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पे होगा चार्ज एट रेस्ट, क्यू एट रेस्ट लिखा हुआ है, क्यू इज जनरली यूज टू रिप्रेजेंट चार्ज। तो पहले 2 जो चैप्टर्स हैं दैट आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू चार्ज एंड स्टैटिक्स इज रिलेटेड टू एट रेस्ट। सबसे पहले हम यही शुरू करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो चैप्टर है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका हमें ओवरव्यू 10th क्लास में मिल चुका है ना। वायर्स में करंट दौड़ रहा है, तो यहाँ पे चार्ज चलने लगा, वायर्स में अगर चार्ज ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो वो चल रहा है, तो रेस्ट नहीं, ये मूव करने लग गया, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर इज अबाउट मूविंग चार्ज बट इन वायर्स, वायर में दौड़ेगा, मूविंग चार्जेस इन वायर्स, ठीक है। अगर चार्ज वायर में चल रहा है तो उसको अपन करंट बोलते हैं कि करंट जा रहा है, एम्पियर वेम्पियर वो सब, करंट का सोर्स क्या होता है वो सब चीज़ें देखेंगे। फिर 4th चैप्टर जो है उसमें केवल वायर में ही नहीं, करंट ऐसे भी चल सकता है, मतलब कि हवा में चल रहा है, वायर नहीं है फिर भी चल रहा है वहाँ पर, तो ये भी मूविंग चार्ज से रिलेटेड है और अपने आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मतलब ये बाइफरकेट क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि पहले 2 चैप्टर जब भी पढ़ेंगे हम कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जहाँ पे चार्ज चलेगा, चार्ज एकदम रेस्ट पे होगा, ठीक है। अगर चार्ज चलने लगा तो फिर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा जो समझ ही नहीं पाएंगे, तो पहले जब पढ़ेंगे तो उसमें चार्ज रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। फिर 5th चैप्टर और 6th चैप्टर, 5th चैप्टर भी इसी में मैग्नेटिक फील्ड में ही आता है, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बताता है 5th चैप्टर, अर्थ के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका हमारे रियल लाइफ में या मैग्नेट्स में कैसे फ़र्क पड़ता है वो सब चीज़ें बताई हैं इसमें। 6th और 7th चैप्टर थोड़े से अलग है, हालांकि इसका ओवरव्यू भी हमें 10th क्लास में मिल गया था, मोटर और जनरेटर, ठीक। तो 6th चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा के करंट जनरेट कर सकते हैं और कैसे करंट को वेरी करा के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, 7th चैप्टर इज एसी, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ एक पाथवे मिल जाए हमें। एसी इज अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, तीसरे में जो हम तीसरे चैप्टर में जो करंट पढ़ेंगे वो डायरेक्ट करंट होगा। डायरेक्ट करंट यानी कि एक ही कांस्टेंट वैल्यू है उसकी, जो हमने अभी तक पढ़ा है हमारे लाइफ में वो डायरेक्ट करंट ही है, अल्टरनेटिंग करंट हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो पहली बार हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। और ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल चैप्टर है, कुछ फॉर्मूलेज होंगे इसमें, कॉन्सेप्ट भी होंगे, लेकिन अगर हमने इसकी मैथमेटिक्स अच्छे से सीख ली तो ये बहुत ईजी चैप्टर है। फिर 8th चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें चार्ज एक्सेलरेट करेगा। इन किन्हीं भी चैप्टर्स में अभी तक 7 तक चार्ज एसी को छोड़ के चार्ज एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये एक्सक्लूसिव चैप्टर है जिसमें चार्ज एक्सेलरेट करेगा, क्यू विल बी एक्सेलरेटिंग, ठीक है। और क्योंकि वो एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगे इसके आसपास। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, उनका यूज़ क्या होता है और क्या कर सकते हैं हम, है ना, उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी वगैरह वेरी करा के। तो ये जो पूरा कंटेंट है 8 चैप्टर्स का, ये केवल फर्स्ट पार्ट ऑफ बुक में है, सेकेंड बुक में थोड़ा सा अलग कंटेंट है। तो सेकेंड बुक का जो 9th चैप्टर है, पहला चैप्टर, दैट इज ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट, एंड 10th चैप्टर इज ऑल्सो स्टडी ऑफ लाइट। तो अंतर क्या है दोनों में, ये रे ऑप्टिक्स है और ये वेव ऑप्टिक्स है।
रे ऑप्टिक्स एग्जैक्टली वही चैप्टर है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि मिरर फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, उसी की चीज़ों को एनहेंस करेंगे इसमें और डिटेल में समझेंगे। जैसे कि लेंस फार्मूला कुछ ऐसा होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये कैसे आया, हाउ इट केम, तो वहाँ पे हमने बस फार्मूला रट लिया था। अभी देखेंगे ये कैसे आया कि ये परफेक्ट है या कुछ हमने आइडियल कंडीशन मान के इसको रट लिया था। और लेंस ऐसे बनता है, तो एक्चुअली वो दो स्फीयर का पार्ट होता है, एक स्फीयर ऐसा और एक स्फीयर ऐसा, उनको बीच में चिपका देते हैं। तो देखेंगे कि कैसे इसकी फोकल लेंथ डिपेंड करती है इन दो स्फीयर्स पर जिनसे वो बना हुआ है। तो और डिटेल में ये हम चीज़ें सारी देखेंगे। रे ऑप्टिक्स मतलब ये चैप्टर हम पहले से देख चुके हैं, इसको और एनहेंस करेंगे। तो ये वेव ऑप्टिक्स जो है इसको हम पहली बार देखेंगे। इसमें हम जो वेव 11th क्लास में पढ़ा था उसके थोड़े बहुत फंडे यूज़ करेंगे। यहाँ पे लाइट वेव की तरह काम करती है, जैसे पढ़ा ना, लाइट या तो पार्टिकल होती है या तो वेव होती है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो इसमें वेव नेचर ऑफ लाइट को हार्नेस करेंगे। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है रे ऑप्टिक्स यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स का मतलब है कि हम लाइट को एक लाइन की तरह मान रहे हैं, रे यानी कि एक लाइन की तरह, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर ऑफ लाइट देखेंगे। फिर 11th चैप्टर भी इसी से एसोसिएटेड है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका नाम सुना होगा तुमने कहीं, है ना। 11th क्लास में जब तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री क्लास में, तब तुमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सुना होगा। ये आइंस्टीन ने कोई कुछ किया था एक्सपेरिमेंट। तो ये हार्नेस करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसके बाद दो इजी टॉपिक्स हैं, एक एटम्स और 12th चैप्टर न्यूक्लियाई। तो ऐसी कुछ चीज़ें तुम्हें याद होंगी कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक शेल से दूसरे शेल में तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो नीचे से ऊपर चला जाता है। तो इसका एग्जैक्टली वही ये चैप्टर है। तो इट विल बी लाइक वेरी सिंपल चैप्टर 11th का। अगर अपन को थोड़ा बहुत आइडिया है केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, तो ये अपन को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, एटम के अंदर केवल न्यूट्रॉन्स, केवल इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, उसके अंदर एक न्यूक्लियाई भी होता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखें अगर टिपिकली, तो लेट्स से ये इसका न्यूक्लियस है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्बिटल्स में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सब केमिस्ट्री में सीखते हैं अपन। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स और होते हैं। अगर इसको मैं जूम इन करके बनाऊं तो ऐसे कुछ शेल वगैरह होते हैं कि नहीं, ये सब हमको नहीं पता, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। वो कंस्टिट्यूट करता है न्यूक्लियाई को, न्यूक्लियस को, ठीक है। अच्छा, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आती हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का तुम्हें एक ओवरव्यू मिला होगा, तो एक चैप्टर होगा केमिकल काइनेटिक्स करके, है ना। 12th में फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो उसमें हम डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल केमिस्ट्री से अलग है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। अभी जो भी हम केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हैं उसमें न्यूक्लियस रीअरेंज नहीं होता, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज होते हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियाई पे थोड़ा इधर उधर होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री में, 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। लेकिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में या न्यूक्लियर फिजिक्स में हमें केवल एक ही ऑर्डर से काम है। तो इट विल मेक द थिंग्स ईजियर, मतलब हमें केवल केमिस्ट्री से एक ही चीज़ बोरो करनी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। डरने की बात नहीं है, ये मैं ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ दिमाग में फंसा रह जाए, जब हम पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5 महीने बाद तो याद आ जाएगा फिर ये, ठीक है। इसके बाद 13 चैप्टर जो है दैट इज सेमीकंडक्टर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, हम सब्सटेंसेस को या तो इंसुलेटर बोलते थे या तो कंडक्टर्स बोलते थे, कि अगर चार्ज को कंडक्ट करा रहा है तो कंडक्टर, और अगर नहीं करा रहा है तो इंसुलेटर। लेकिन अब पता चलेगा कि नहीं भाई, कुछ इंटरमीडिएट टाइप के सब्सटेंसेस भी होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं।
तो क्या चक्कर क्या है कि मतलब सेमीकंडक्टर क्या करता होगा फिर, तो ये पार्शियली अलाउ करता है। पार्शियली मतलब कि इतना तेजी से नहीं करता लेकिन धीरे धीरे कर देता है। तो हमने जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में 10th में पढ़ा है या 12th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, उसमें सब कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये एक नया चैप्टर है जिसमें चार्ज कैसे फ्लो होता है वायर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, वो हम नए तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये एकदम नई थ्योरी होगी यहाँ पर, है ना। तो जैसे चलो वो बाद में देखेंगे, अभी कंडक्टर्स में करंट कैसे फ्लो होता है और सेमीकंडक्टर्स में कैसे फ्लो होता है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं हमारे आसपास, उसके थ्रू हम मोबाइल से या कॉल से ब्रॉडकास्ट करते हैं या 1-to-1 कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही मतलब रोचक बात है कि यार यहाँ से तुम कॉल लगाते हो, लेट से चेन्नई, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट टाइम डिले बात हो जाती है, तो मैजिक टाइप है ये। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जैसे अगर तुम यहाँ से चिल्लाओगे तो अगर साउंड, वैसे तो साउंड ज़्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल कर रहा है, मान लो कि उसकी इंटेंसिटी कंजर्व होके पहुँच भी रही है ऐसे वायर के थ्रू, तो भी कम से कम 1 घंटा लगेगा। अगर साउंड की स्पीड हम लेके चलें 330 मीटर पर सेकेंड, तो चेन्नई तक पहुँचने में सम आवर्स का टाइम लगेगा। लेकिन तुम अगर बात करते हो फ़ोन पे तो डिले नहीं होता। इसका मतलब वो स्पीड ऑफ साउंड से नहीं, स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है। तो साउंड एनर्जी लाइट में कैसे कन्वर्ट हुई, सबसे पहले ये। तो ये सब मज़ेदार चीज़ें देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये ओवरऑल फिजिक्स है अपनी 12th क्लास की। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ओवरव्यू देने का फ़ायदा मतलब क्या मकसद है कि अब हमारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं यानी कि चार्ज रेस्ट पे रहेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। पहले 2 चैप्टर चार्ज रेस्ट पे रहने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, हमें क्लास में पढ़ते टाइम मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है तुम्हें। लिख, रफ हैंड राइटिंग से फटाफट लिखते जाओ, है ना। कोई भी नोट स्किप मत करना, मतलब क्योंकि यही नोट्स ही बाद में क्लास को लाइवली जब रिवाइज करोगे तो लाइव करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। तो कॉमन एक्सपीरियंस में हम किसी चीज़ को टच करते हैं, झटका लग जाता है, तो वो चार्ज है। जैसे वायर, लाइव वायर को पकड़ के स्विच ऑन कर दिया तो झटका लगेगा, महसूस होगा। कभी कभी स्वेटर्स वगैरह पे अंधेरे में दिखते हैं, चार्ज स्पार्कल होता है, वो चार्ज है, ठीक है। कॉम करते हैं ऐसे ऐसे और कागज़ पे लगा देते हैं तो ये उठ जाता है। तो क्लियरली ऐसे एंटी ग्रेविटी जा रहा है, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, इसका मतलब कि कोई ना कोई फोर्स है, दैट इज चार्ज। तो चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो फंडामेंटली अपन समझते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर पहुंचते हैं। तो बहुत ही सिंपलिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना रहा हूँ मैं, ऑर्बिटल थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपलिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना रहे हैं। रदरफोर्ड नहीं, हाँ थॉम, ये अपना बोर्स वाला मान लो, चलो ठीक है। शेल जिसमें होते हैं, ऑर्बिटल पे मत जाओ इतना डिटेल में, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अपन को। तो ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। तो जो फ्री टू मूव सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कौन है? 3 टाइप के एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो फ्री टू मूव कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी पर चार्ज एक्वायर हो रहा है किसी सब्सटेंस पर, तो या तो इलेक्ट्रॉन उससे आ रहे होंगे बाहर या तो निकल रहे होंगे, मतलब या तो निकल रहे होंगे या तो अंदर आ रहे होंगे। तो चार्ज इज नथिंग बट एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हैं या किसी भी मटेरियल में, तो वो न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए या कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो फिर वो चार्ज हो जाएगा। तो अभी तुम इतने कॉमन सेंस से ये बात बता ही पाओगे, अगर जरूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए किसी बॉडी पर, तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज? नेगेटिवली चार्ज। और अगर डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा, तो पॉजिटिवली चार्ज। तो चार्ज 2 टाइप का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने
न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उसमें थोड़े से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अच्छा, कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि प्रोटॉन ज़्यादा हो, क्योंकि प्रोटॉन तो मूव ही नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन तो मूव ही नहीं कर सकते। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, ठीक। अच्छा, तो इसके साथ साथ हम मतलब समझ गए चार्ज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, अगर इस थ्योरी को अपन समझ गए हैं तो व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज इलेक्ट्रॉन, है ना। एक इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, और उसमें कितना चार्ज होता है वो हमें डेटा याद रखना चाहिए। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। नीडलेस टू से कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी ना हमने 11th क्लास में, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। किस पर डिपेंड करती है? ये करंट फंडामेंटल होती है और टाइम फंडामेंटल होती है। सो दिस इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके अगर डायमेंशन लिखने हमें तो वो कैसे लिखेंगे? करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये छोटी सी बात जो बहुत ही ऑब्वियस है, हमको याद रखनी है। इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज़ अ डिपेंडेंट क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन करंट एंड टाइम, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट कूलम होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ये सब है ना, नोट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ऐसे लिख लो, याद आ जाएगा। ये एग्जाम में ऐसा तो आएगा नहीं कि यूनिट ऑफ चार्ज बताओ, और आ गया तो लिख ही देंगे फिर अपन। तो इतनी बात समझ में आ गई, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो कोई भी चार्ज इस वर्ल्ड में हो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास चार्ज है जिसमें 3.5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, तो ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन सेगा ही रहेगा, कंप्लीट रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? पक्का विजेंद्र? तो एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन यानी कि किसी चीज का इंटीग्रल मल्टीपल ही होना है, और वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका? इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे होल नंबर ही आएगा, ऐसे नहीं 3.5 नहीं आ सकता, 3.9 नहीं आ सकता। तो कोई भी चार्ज, लेट्स से कोई चार्ज क्यू है, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ई का मतलब ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। तो फटाफट मैं ये नोट करवा देता हूँ तुम्हें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखना शुरू करो। व्हाट इज चार्ज? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में शॉर्ट में यहाँ पे लिख लो, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। एंड व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज deficiency or excess of electrons on a body. Charge is deficiency or excess of electrons on a body. इसकी SI यूनिट कूलम है, SI यूनिट इज कूलम, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स SI यूनिट इज कूलम and its dimension formula is IT, and its dimension formula is IT, ठीक है। उसके बाद लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अच्छा, चार्ज एक मतलब क्वेश्चन है मेरा तुम लोगों से, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सोच के बताओ। क्यों वेक्टर? वेक्टर यानी कि डायरेक्शन होना चाहिए, चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं है। चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्जेस के बनने के होने की वजह से फोर्स में डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट एड्स अप एल्जेब्रिकली। 5 कूलम और 5 कूलम का चार्ज मिलके 100% 10 कूलम ही होगा, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, net charge of an isolated system is conserved. Net charge of an isolated system is conserved.
कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिससे ना तो इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन्स अंदर जा सकते हैं, तो उस सिस्टम का जो ओवरऑल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और इसका मतलब क्या है? चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी always exist in integral multiples of a fundamental unit of charge, of the fundamental unit of charge. ठीक है, इसमें लिख लो Q is equals to any, where Q is charge on the body, charge on the body, n is the integer, any integer, and E is the charge of an electron. ठीक है, इस पे स्ट्रेस देना है हमें, है ना, इसको याद रखना है इसका। कभी कभी ऐसे बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो यही स्टेटमेंट लिख देंगे वहां पे, ठीक है। अब समझते हैं एक पॉइंट जहां पर चार्जेस का इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये बात भी हमें बचपन से पता है कि अगर सिमिलर टाइप के चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। तो अगर लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर नेगेटिव नेगेटिव हैं तो भी रिपल करेंगे। अगर अपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, ना। तो इतनी सिंपल सी बात में बस हमें एक पॉइंट याद रखना है कि दिस इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एक न्यूट्रल बॉडी है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, उसको एक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है। इसका एग्जांपल बताऊं? तो सबसे पहले तो फैसिनेट लग रहा है ये पॉइंट, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी कैसे अट्रैक्ट कर सकती है। तो जैसे अभी अपन ने ये कंघी घुमाई थी और कागज़ को टच किया था, तो कागज़ खिंच गया था कंघी की तरफ, तो कागज़ में तो कोई चार्ज नहीं था, कंघी में चार्ज आया। तो इसका मतलब न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो सकती है चार्ज बॉडी से। तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लाइक पॉइंट चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक पॉइंट चार्जेस रिपल ईच अदर, while unlike point charges attract each other, while unlike point charges attract each other. Underline the word point charges. अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, उसे उसको बताना सही है कि नहीं। कि कोई चार्जलेस बॉडी है, उसका कुछ मास है, ठीक है। कोई चार्जलेस बॉडी है, उसका कुछ मास है, ये पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है एक मासलेस बॉडी है और उसका कुछ चार्ज है। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है कि भाई अगर कोई चार्ज नहीं हो किसी बॉडी पर, न्यूट्रल हो, तो उसका कुछ मास हो सकता है। लेकिन अगर मासलेस बॉडी है यानी कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, प्रोटॉन ही नहीं है, एटम ही नहीं है, तो चार्ज कैसे होगा? ठीक है। तो एक स्टेटमेंट जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ वो ये है कि भाई जो मास है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन बाद में जब हम कुछ चीज़ पढ़ेंगे तो आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज always associated with mass, that is charge cannot exist without mass, that is
चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, अच्छा ये बात कहाँ रिलेवेंट होगी? जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट कुछ इन चीज़ों का पढ़ेंगे, जैसे फोटॉन्स। फोटॉन्स के बारे में सुना है? लाइट के पार्टिकल्स को फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, या न्यूट्रिनो, ये वर्ड नहीं सुना होगा, एंटी न्यूट्रिनो। तो जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था या सेकेंड चैप्टर था, उसमें 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जिक्र था। ठीक है, तो पहला तो सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड भी सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड भी सिंपल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो चौथा टाइप का फोर्स था दैट वाज वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसमें ऐसा लिखा था कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जब तब एक्ट करते हैं जब कुछ न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो टाइप के पार्टिकल्स एमिट होते हैं। एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो। तो इनका रेस्ट मास 0 होता है। पॉइंट क्या है, इनका कुछ मास नहीं होता। दीज पार्टिकल्स आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू मास। तो इन सबका रेस्ट मास 0 है। वैसे तो ये ट्रैवल कर रहे हैं, रेस्ट मास 0 कैसे है कि अगर इन्हें थ्योरेटिकली रेस्ट पे लेके आया जाए तो इनका मास 0 होगा। तो ऐसे ऐसे अजीब टाइप के पार्टिकल्स जिनके बारे में डिटेल में पढ़ा नहीं है हमने, इनका रेस्ट मास 0 है। तो चार्ज कितना होगा? अगर मास 0 है तो चार्ज नहीं होगा। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ फोटॉन्स क्या चार्ज पार्टिकल्स हैं, या न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो में बताओ नेगेटिवली चार्ज कौन है? तो हमें कहना है ना भाई ना, ये चार्ज है ही नहीं क्योंकि इनका मास ही नहीं है। तो लिखो इसी में पॉइंट, द पार्टिकल्स सच एज फोटॉन्स, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, द पार्टिकल्स सच एज फोटॉन्स, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो which have zero rest mass can never ever charge, which have zero rest mass can never ever charge. अच्छा, रेस्ट मास का एक कॉन्सेप्ट आया तो इसको समझ ही लेते हैं कि जो मास है, वैसे तो ये हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़ा है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ऐसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो मास है वो स्पीड पर डिपेंड करता है, और वो रिलेशन कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे लिख लो, स्क्वायर नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो मास स्पीड ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है, और ये सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर हम नॉर्मल स्पीड की बात करें, लेट्स से स्पीड ऑफ साउंड तक भी, तो ये बहुत ही छोटा होता है इसके कंपैरेटिव। तो मास जो एक्चुअल बॉडी का होता है वो रेस्ट मास के बराबर ही होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंट गैलेक्सीज जो स्पीड ऑफ लाइट के हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही हैं, उनका मास उनकी वेलोसिटी पर डिपेंड कर जाता है। ये बात समझ में आ रही? तो मास जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। ये कॉन्सेप्ट अपन को आइंस्टीन ने बताया था। ठीक है, इसको अगर तुम ऐसे पूरी तरीके से खोल के लिखोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर, चलो इतना ही लिख लो तुम, इतना काफी। ये क्या बात बता रहा है हमें? मास इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल, बट बहुत ज़्यादा स्पीड होगी तभी कोई दिक्कत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। हमने जितने भी अपने सिलेबस में देखा है, मास में कोई चेंज नहीं आता। अगर उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर भी हो जाएगी तो भी कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम है सी के कंपैरेटिव। ठीक है, लेकिन चार्ज में ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, यानी कि स्पीड कितनी भी हो जाए चार्ज की, उतना ही चार्ज रहेगा। ऐसा नॉर्मली क्या दिमाग में आता है कि मान लो एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट सिचुएशन में मैंने उसको प्रोजेक्ट आउट कर दिया अर्थ से, लेट्स से स्पीड ऑफ लाइट से, तो दिमाग में आता है कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकल जाए तेज स्पीड में, तो नहीं, है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब मिसकंसेप्शन को हटाने के लिए, चार्ज को किसी भी फॉर्म में एक्सीलरेट कर दो, किसी भी फॉर्म में इसको वेलोसिटी घुमा दो, उसका चार्ज वही रहेगा, लेकिन मास में चेंज हो जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। चार्ज इज
relativistically invariant. Charge is relativistically invariant. This means that charge on a body, this means that charge on a body does not change. This means that charge on a body does not change whatever be its speed, whatever be its speed, whereas mass of a body depends on its speed. Whereas mass of a body depends on its speed and increases with increase in the speed, and increases with increase in the speed. Yeah, and which is evident from this formula. So what is m here? M is the dynamic mass. What is m naught here? M naught is the rest mass. What is v? V is the speed of the mass. And c is the speed of light. तो देख भी सकते हो कि जैसे अगर v की वैल्यू 0 होगी तो ये अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा 1, तो m इज इक्वल्स टू एम नॉट हो जाएगा. तो वही कॉन्सेप्ट है, रेस्ट मास पे m नॉट ही होगा, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, लेट्स से c/2, तो ये वाली क्वांटिटी 1 माइनस है, यानी कि अंडर रूट के अंदर 1 से चीज़ छोटी हो रही है, तो उसका अंडर रूट अपॉन में है, तो m नॉट को बढ़ा देगा. अगर हम किसी भी क्वांटिटी को एक 1 से छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. तो स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मास बढ़ जाएगा. एकदम यूजलेस पॉइंट है. क्या याद रखना है फाइनली कि भाई चार्ज की स्पीड कुछ भी हो जाए उतनी ही रहेगी वो, क्योंकि आगे चल के चार्ज एक्सीलरेट होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जो हमने फर्स्ट ओवरव्यू में देखा था वो लिखो. A charge at rest produces only electric field around itself. A charge at rest produces only electric field around itself. Full stop. Charge having uniform motion induces electric as well as magnetic field around itself. Charge having uniform motion induces electric as well as magnetic field around itself, while charge having accelerated motion also emits electromagnetic radiations. While charge having accelerated motion also emits electromagnetic radiations. ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए. तो चार्ज के बारे में पढ़ने के बाद अब प्रश्न उठता है कि भाई चार्ज कैसे करें बॉडी को, बॉडी चार्ज कैसे होती है. तो ये तो बहुत ही कुछ तरीक़ों से चार्ज हो सकती है. जैसे हमने कंघी करी थी और उसको चार्ज कर दिया था, तो ऐसा क्या हुआ था कंघी के साथ कि वो चार्ज हो गई. तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट. लेट्स से दिस इज कॉम्ब. इसको मैंने अपने बालों पे रब किया, तो हो सकता है इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हो वो थोड़े से एक्स्ट्रा आ गए हो फ्रिक्शन की वजह से. तो फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग हो सकती है. फ्रिक्शन यानी कि देयर इज़ अ नीड ऑफ फिजिकल टच, कि फिजिकली टच किया हमने एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को, रब किया तो एक के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे पे आ गए, जिस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकल के उस पर गए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया. ठीक है. अच्छा, ज़रूरी है कि हमेशा फ्रिक्शन की वजह से ही हो? नहीं, कंडक्शन की वजह से भी हो सकता है. कि लेट्स से ये प्लग है, इसमें हमने 2 वायर्स डाल दिए न्यूट्रल, और यहाँ पे बल्ब लगा दिया. बल्ब तो हालांकि चार्ज एक्यूमुलेट करके नहीं रखता है, लेकिन फिर भी स्विच ऑन करेंगे और इसको टच करेंगे, अगर इसके
वो वायर को, बल्ब ना लगा के हम हाथ टच कर लेंगे तो हम चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बजाय हमने कंडक्शन से चार्जिंग कर ली यहाँ पर। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंडक्शन से ही चार्जिंग हो। हमने जब फ्रिक्शन से अपने बालों में कंघी करके कॉम्ब को चार्ज किया था और इसके जस्ट पास लेके गए थे, एग्जैक्टली टच भी नहीं किया था, तब भी वो इसकी तरफ आने लग गया था कागज़। तो इसका मतलब फ्रिक्शन और कंडक्शन के अलावा एक और तरीका है चार्ज करने का, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन में कैसे चार्ज हो जाती है कोई बॉडी, इसको अपन समझते हैं थोड़ा सा। ये तो समझ में आ गया फ्रिक्शन और कंडक्शन। इंडक्शन को समझते हैं कि लेट्स से एक न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास, काफ़ी बड़ी, इट इज अ न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। इसके पास हम एक बहुत ही शार्प चार्ज बॉडी लेके आए, लेट्स से उसमें पॉजिटिवली चार्ज, द चार्ज इज पॉजिटिव है। तो क्योंकि इसको इसके पास लेके आ गए हैं, इसमें चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ खींच जाएगा, है ना, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। एंड लेट्स से दिस इज अ इंसुलेटर। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो तुम्हें एकदम याद रखना है, तो बस इतना समझो कि ये इंसुलेटर है अगर, तो हम इस चार्ज को हटा सकते हैं यहाँ से। कंडक्टर होता तो नहीं हटा पाते, इस चार्ज को यहाँ से न्यूट्रल करके हटा सकते हैं, अर्थिंग करके। तो अगर अर्थिंग कर दिया हमने तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर से न्यूट्रल हो जाएगा। अर्थिंग कभी भी तुम्हें मिल जाए लिखा हुआ कहीं पर भी डायग्राम, तो अर्थिंग का मतलब होता है जिससे भी हमने कनेक्ट किया है उसको वो न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल यानी कि अगर पॉजिटिव है तो क्या है यहाँ पे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अर्थ सप्लाई कर देगी। अगर नेगेटिव होता और उससे अर्थ कनेक्ट करते तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में खींच देता वो। ये बात समझ में आ रही? तो कहीं भी अर्थ लगा मिल जाए हमें समझ जाना कि वो बॉडी को न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। तो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि अगर यहाँ पर चार्जेस सेपरेट आउट हो गए, क्यों हो गए सेपरेट आउट? इंडक्शन की वजह से। टच तो नहीं हुआ ये, लेकिन फिर भी इसके पास ले जाने से नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो गया है, और अर्थिंग की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज को हमने इधर जीरो कर दिया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, है ना। तो विदाउट टचिंग हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया बॉडी को। तो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। इंडक्शन होता है, तो ये सब अभी अपन लिखेंगे। एक और तरीका जो हम इम्पॉर्टेंटली पढ़ेंगे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो उसमें आइंस्टीन ने ये बताया था, दो प्लेट्स ली थी उसने कुछ, और यहाँ पे लाइट मारी। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक डायग्राम है, ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी बस समझने के लिए कि इस पे लाइट मारी थी और यहाँ पे उसने एमीटर लगाया था, तो करंट बहने लगा था इसमें। इसका मतलब यहाँ पर प्लेट ने फोटॉन्स को रिसीव किया और उन फोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा के ऐसे दौड़ा दिया। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं अपन फोटो एमिशन, ठीक है, या फोटो चार्जिंग। फोटॉन्स की वजह से, लाइट की वजह से करंट बहने लग गया, तो एक फोटो एमिशन भी इज एज अ टाइप ऑफ चार्जिंग। फिर एक और चीज़ समझते हैं, वैसे तो ये नहीं करना चाहिए, बट हमारे घरों में जो रोटी बनती है उसमें कभी एक्सपीरियंस कर, वैसे तो मत करना, लेकिन गलती से अगर कभी हो जाए कि गरम तवे पे कभी हाथ रख दिया हमने, तो वैसे तो हीट की वजह से हमारे रिफ्लेक्सेस हमें छुड़ा देते हैं हमारे हाथ को, लेकिन अगर तुम डिटेल में तुमने मेडिटेशन करके अगर तुम करो तो तुम्हें एक झटका सा भी महसूस होगा वहाँ पर, चार्ज की वजह से एक करंट सा भी लगता है, ठीक है। ये तो मतलब गलती से हो जाए तो तभी हम रियलाइज़ करेंगे इसको। घर पे जाके मम्मी से ये मत बोलना कि आज रोटी मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर तुमने महसूस किया हो तो चार्ज भी लगता है हमें। तो क्यों होता है ऐसा? बहुत सिंपल सा इसका रीज़न है कि भाई लाइट, हीट एनर्जी इसको मिल रही है और इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे कुछ एक्साइट हो गए, इतने एक्साइट हो गए होंगे कि वो निकल गए होंगे अपने अल्टीमेट लेवल से बाहर, क्या बोलते हैं उसको, कि आयनाइज हो गए होंगे, इस वजह से चार्ज आ गया इस पर। तो उसको बोलते हैं थर्म आयनिक एमिशन, हीट की वजह से एमिशन हो गया, ठीक। अच्छा, बिजली गिरती है यहाँ पे, तब तो कोई कंडक्टर नहीं है, क्या है वो कैसी चार्जिंग हो रही है? तो वो हो रहा है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इमेजिन करो ये क्लाउड्स है और ये आपस में फ्रिक्शन हो गया इनके, ठीक है।
तो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से चार्जिंग हो गई, हवा में चार्ज आ चुका है, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है अर्थ पर, अर्थ तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा होती है, सेवरल मिलियन ऑफ इसकी होती है, इलेक्ट्रॉन मिलियन वोल्ट्स की। तो वो अर्थ, वैसे तो एयर कंडक्टर नहीं है, लेकिन तब भी वो पेनिट्रेट कर देती है इसको, ठीक है। और मान लो बीच में कुछ आ जाए तो वो चार्ज हो सकता है, इंसान चार्ज हो सकता है, कोई सब्सटेंस आ जाए कंडक्टर, वो चार्ज हो सकता है। तो इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन, कि लाइक से हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें कोई बॉडी आ जाए, तो इफ द फील्ड इज स्ट्रांग इनफ, ये इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लेके उड़ जाएगी। अच्छा, मैंने उल्टा डायरेक्शन क्यों बनाया है, फील्ड तो उस तरफ बनाई, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं। तो बाय कन्वेंशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे मार्क करते हैं, तुमने सुना होगा कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन से अपोजिट होता है, 10th क्लास में पता है ना ये बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इसलिए उसके अपोजिट जाएंगे। तो अभी वो टेंशन मतलब वो सब अपन सीखेंगे। पॉइंट क्या है कि फील्ड एमिशन भी हो सकता है, तो ये सब लिख लेते हैं अपन फटाफट। तो लिखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग लिखो। पहला लिखो बाय फ्रिक्शन, ठीक है। और ये डायग्राम बनाओ जो मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर। ये दो बॉडीज थी ए और बी, और आफ्टर रबिंग इन दोनों को हमने रब कर दिया। आफ्टर रबिंग इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया इधर, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी बी, और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज सिंपलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन। फिर सेकेंड लिखो बाय कंडक्शन। सेकेंड लिखो कंडक्शन। कंडक्शन में लेट से हमारे पास एक बहुत ही सिंपल एक चार्ज बॉडी है जिस पर पॉजिटिवली चार्ज है, और एक न्यूट्रल बॉडी है। तो इनको अगर हमने कंडक्ट कराने के लिए कुछ वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ये क्योंकि न्यूट्रल थी इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो कितना आएगा कितना जाएगा वो सब अपन मैथमेटिकली भी देखेंगे। थर्ड लिखो बाय इंडक्शन। और ये डायग्राम बनाओ इसमें। कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी थी, ये द चार्ज बॉडी, ठीक है, और एक न्यूट्रल कंडक्टर था बहुत दूर, और उसको हम यहाँ पे लेके आ गए इसके पास। तो इस पे जो न्यूट्रल चार्जेस थे वो न्यूट्रल नहीं रहेंगे, अब एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इंडक्शन की वजह से। और फिर इसको हमने एक तरफ से अर्थिंग दे दी, तो इस पे इस साइड पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो गया और केवल नेगेटिव बचा। तो दिस इज विदाउट टचिंग टू एनी बॉडी वी हैव क्रिएटेड इट चार्ज्ड। उसके बाद नेक्स्ट लिखो थर्मायनिक एमिशन। इसमें बनाओ एक मेटल है हमारे पास, उसको हमने हीट दे दी, तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, एक्साइट होंगे, प्रोटॉन्स तो नहीं निकलेंगे ना। तो यहाँ पे हम एकदम
कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये मेटल पॉजिटिवली चार्ज ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। फिर नेक्स्ट लिखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में बस इतना सा बनाओ, एक मेटल है हमारे पास जिसमें लाइट गिर रही है और ये लाइट एक एनर्जी की तरह है जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के से बाहर निकाल रहा है। सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नेक्स्ट लिखो फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, काफ़ी हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतनी हैवी है कि इस कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकाल के ये बाहर फेंक दे रही है। ठीक है, तो इसमें लिखो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हाई मैग्नीट्यूड, फील्ड एमिशन में लिखो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हाई मैग्नीट्यूड is applied near the metal surface, then some electrons come out. When electric field of high magnitude is applied near the metal surface, then some electrons come out from it, and hence the metal gets positively charged, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक दिमाग को घुमाने देने वाला क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे कि एक पॉइंट चार्ज नहीं बट मतलब चार्ज है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक बॉडी है ए और एक दूसरी बॉडी है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। एक जो सिंपलिस्टिक जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो और ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली, पॉजिटिव हो तो फिर रिपल करेगा। एक ये सिनेरियो हो सकता है कि ये नेगेटिवली चार्ज हो और ये पॉजिटिवली चार्ज हो। ठीक है, ये तो हम इंट्यूटिवली सोच ही पा रहे हैं। अब क्योंकि हमने इंडक्शन पढ़ लिया है, एक ये सिनेरियो भी हो सकता है कि ये न्यूट्रल हो और ये पॉजिटिवली चार्ज हो, और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ये न्यूट्रल हो और ये नेगेटिवली चार्ज हो। तो ये दोनों तो बहुत इंट्यूटिव हैं, इसको समझते हैं हम। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज सिनेरियो नंबर 1, ये नेगेटिवली चार्ज है और हाईली नेगेटिवली चार्ज होगा तभी अच्छे से इंडक्शन कर पाएगा ये। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसकी पेरिफेरी के क्लोज सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड कम, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है इससे ज़्यादा दूर ये पॉजिटिवली चार्ज है या ये नेगेटिवली चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपल कर रहा होगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो लेट्स से दिस फोर्स इज F1 एंड दिस फोर्स इज F2। ये पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा होगा और ये नेगेटिव चार्ज से रिपल हो रहा होगा। ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका होगा? क्यों? क्योंकि ओवरऑल ऑन एन एवरेज इस नेगेटिव चार्ज से इस पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस कम है और इस नेगेटिव चार्ज से इस नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा ओवरऑल। अच्छा, अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं होता, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला होता कूलम्स का कि डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तब ये और ये बराबर होते,
तो ना अट्रैक्ट होता तो रिपल होता। तो यहाँ पे समझ में आ रही है, मैथमेटिक्स की भी एक वैल्यू है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की भी। अच्छा, अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। तो लेट्स से नहीं पॉजिटिवली और न्यूट्रल, नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव तो इजी है। तो लेट्स से दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज न्यूट्रल। तो अब ये अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा? उस सिचुएशन में ये नेगेटिव था और ये न्यूट्रल था, तो अट्रैक्ट हुआ था। यहाँ पर अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा? अट्रैक्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इंडक्शन की वजह से, और यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो अभी भी इस अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इस रिपल्सिव फोर्स से, तो यहाँ पर भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर कोई तुमसे कहे कि भाई दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, तो क्या जरूरी है दोनों ही चार्ज हो? नहीं, है ना। तो इसका मतलब अट्रैक्शन इज नॉट अ टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। अट्रैक्शन अगर दो बॉडीज में हो रहा है तो हम ये 100% कह नहीं सकते कि वो दोनों ही चार्ज होंगी, हो सकता है एक न्यूट्रल हो। अच्छा, एक सिचुएशन में तुम्हें बताता हूँ जिसमें दोनों एक ही टाइप के चार्ज हो, तब भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाए। कैसा हो सकता है ये सब अपन लिखेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने कि दोनों ही बॉडीज पॉजिटिवली चार्ज हैं तब भी अट्रैक्शन होगा। बहुत ही नॉन इंट्यूटिव है, दिमाग ऐसा नहीं सोचेगा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में। लेकिन इमेजिन करो ये बहुत ही बड़ा चार्ज है, बड़ा मतलब इसका साइज बहुत बड़ा है। दिस इज लार्ज साइज एंड स्मॉल चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बहुत ही हल्का हल्का चार्ज है, थोड़ा बहुत बस, ठीक है। इसके पास हम एक बॉडी लेके आए जो बहुत ही छोटी है साइज में, है ना, स्मॉल साइज, बट लार्ज चार्ज, लार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब क्योंकि इसमें बहुत सारा चार्ज भरा हुआ है बहुत ही कम साइज में, तो इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और इसमें बहुत बड़े साइज में बहुत कम चार्ज भरा हुआ है तो चार्ज डेंसिटी कम है तो दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब ये क्या करेगा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बहुत शार्प है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर देगा। ये पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, बट ये इधर भाग जाएंगे सारे। तो जो सेपरेशन हुआ है चार्ज का, उसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था वो तो आ ही जाएगा यहाँ पे। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हो गया है, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब दो सिमिलर चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा साइज है और चार्ज बहुत कम है, ठीक है। तो अपन ने जो पॉइंट लिखा था, पॉइंट चार्जेस ऑफ सिमिलर टाइप, अगर एक ही टाइप के पॉइंट चार्जेस हैं तब वो 100% रिपल करेंगे, लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो बहुत बड़ा चार्ज है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक टेक्निकल टर्म मैंने बोला वो तुम्हें बहुत जस्टिफाइड लग रहा होगा, चार्ज डेंसिटी। इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये स्मॉल साइज या लार्ज चार्ज को हम टेक्निकली ऐसे बोलेंगे, हाई चार्ज डेंसिटी, और लार्ज साइज स्मॉल चार्ज को हम लो चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। तो अगर कोई स्टेटमेंट हमारे सामने ऐसा आ जाए कि दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो क्या दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो सकती हैं? तो हम कहें हाँ, हो सकती है। कोई दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, क्या दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हो सकती हैं? हो सकती हैं, ठीक है। तो अट्रैक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन का टेस्ट नहीं है, लेकिन रिपल्शन इलेक्ट्रिफिकेशन का टेस्ट है। कभी भी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने नहीं बना सकते हम ये सब, कोई भी चार्ज डेंसिटी को वेरी करा के, कि रिपल्शन हो रहा हो और एक बॉडी न्यूट्रल हो उसमें से। ये बात समझ में आ रही? इंडक्शन होगा तो 100% जो एक बॉडी दूसरे को इंड्यूस करेगी वो अपोजिट चार्ज ही उसके पास लेके आएगी, तो हमेशा अट्रैक्शन ही होगा इंडक्शन की वजह से, कभी रिपल्शन नहीं होगा। तो रिपल्शन तभी हो सकता है जब दोनों ही चार्ज बॉडी हो। ये बात समझ में आ रही? तो इस कॉन्सेप्ट को तुम जरा बना लो। और यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर लाइक चार्जेस
कैन अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, एंड सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन है, तो लिखो इसको, लाइक चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर। देखो, a positively charged body can also attract another positively charged body, can also attract another positively charged body, और ब्रैकेट में लिखो सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी, अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी, a charged body can attract a neutral body due to induction, due to induction। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, repulsion is the sure test of electrification, repulsion is the sure test of electrification। Repulsion is the sure test of electrification। तुम लोगों ने दृश्यम मूवी देखी है? दृश्यम सबने देखी? तो दृश्यम मूवी में शुरुआत के आधे घंटे में तो माहौल ही बनता रहता है, कौन है क्या है, कहानी वो तो कहानी तब शुरू होती है जब मर्डर होता है ना, उससे पहले तो बस कहानी का कोई मतलब नहीं था। तो अभी तक हमने जो पढ़ा ये एकदम भूमिका थी, मतलब अब अपन काम की चीज़ पढ़ेंगे जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इस जो भी हमने पढ़ा ये जरूरी था, अगर तुम्हें पता नहीं पड़ता अजय देवगन चौथी फेल है तो तुम्हारे दिमाग में परसेप्शन नहीं बनता कि ये चौथी फेल है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सब भूमिका है अभी चैप्टर की, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये अब मर्डर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें फिर अपन को दिमाग लगाना है, चौथी फेल वाला। तो पढ़ना शुरू करते हैं। द फर्स्ट लॉ दैट इज द कूलॉम्स लॉ। जैसा बताया गया कि ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। एक और इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने पढ़ा था 11th क्लास में, वो क्या था? ग्रेविटेशनल लॉ। तो अब दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों सिमिलर हैं और दोनों में क्या अंतर है ये देखेंगे। तो उसका नाम कुछ ऐसा होता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो एकदम गौर से देखना, सीन्स कैन बी डिसेप्टिव। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में 2 पॉइंट मासेस होते थे ना, माइंड द वर्ड पॉइंट मासेस। बड़े मासेस के लिए नहीं था वो, बड़े मासेस अगर आ जाते हमारे सामने तो फिर कुछ इंटीग्रेशन लगाना पड़ता था। तो बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्म में जो न्यूटन ने लॉ बनाया था दैट इज पॉइंट मासेस के लिए। तो 2 पॉइंट मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे या रिपल करते थे? अट्रैक्ट करते। रिपल्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मास नेगेटिव नहीं होता। चार्ज तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मास केवल पॉजिटिव ही होता था और मास एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते थे। जितने फोर्स से ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि थर्ड लॉ है ना, एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और उस फोर्स का एक्सप्रेशन दिया था न्यूटन ने, बोला था कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी एकदम सिमिलर है। Q1 और Q2 दो पॉइंट मासेस हैं, और ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि ये अट्रैक्ट और रिपल कर सकते हैं। तो लेट्स से अपोजिट मासेस हैं, वो सब कंसीडर हो जाएगा, मतलब वो दिमाग से सोच लेंगे अपन कि अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, बट जो भी हो अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे फोर्स तो लगेगा ना। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अभी कोई डिफरेंस सा लग नहीं रहा है इसमें, लेकिन डिफरेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे मासेस है, वहाँ पे चार्जेस है। ठीक है, अच्छा क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है, इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पर F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ जाता है। व्हाट इज दिस G? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और टू बी मोर प्रिसाइज इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आने वाला है ट्विस्ट, क्या इधर भी यूनिवर्सल बोलते हैं इसके कांस्टेंट को? तो उसका जवाब है नहीं, इसको यूनिवर्सल नहीं बोलते। तो बोलते क्या सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो F इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा अजीब है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, 1/4/ε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये 1/4/ε0 एक कांस्टेंट है, तो इसको K ही क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरह हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये लिखते जा रहे हो तुम होपफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा। तो अब ऑन द फ्लोर जिस बात पर हमें डिस्कशन करना है वो है ये 1/4/ε0 और वो G। तो जो G था ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू यूनिवर्स में किसी भी मीडियम में सेम होती थी, है ना, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था ये। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। लेकिन ये जो K है, लेट्स से इसको K बोल देते हैं, हम इतना बड़ा बार बार तो लिखेंगे नहीं, पहली बार लिख रहे हैं इसलिए लिख दे रहे हैं, इसको K लिखेंगे हर बार। तो इस कांस्टेंट जो कूलम्स लॉ का कांस्टेंट है ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस कांस्टेंट को भी हम बाइफरकेट करके 1/4/ε0 लिख सकते हैं। तो टू बी मोर प्रिसाइज 4 तो कांस्टेंट है, 4 की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है, 5 भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये ε0 ही जड़ है इस K को चेंज कराने वाली। ठीक है, अच्छा अब ये समझते हैं कि मीडियम पर डिपेंडेंट का मतलब क्या है और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। तो G इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम था, यानी कि अगर तुम दो पॉइंट मासेस को चाहे पानी में रख दो, चाहे चाशनी में रख दो, चाहे वैक्यूम में रख दो, चाहे रेत के अंदर डाल दो, उन पे जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा वो सेम लगेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर हमने दो चार्जेस को पानी में रख दिया तो कुछ अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप के चार्जेस है। दूध में रख दिया तो कुछ और होगा, शहद में रख दिया तो कुछ और होगा, कहीं और रख दिया, वैक्यूम में रख दिया तो कहीं कुछ और होगा। तो ε0 हम वैक्यूम मान के लिखते हैं, ε0 के अगर नीचे ऐसे नॉट लगा हुआ है एप्सिलॉन के नीचे, दैट मीन्स दिस इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक, तो अभी ये बात समझ में आ रही है। अब आ जाते हैं अपन कूलम्स लॉ पे बैक। So what is this ε0? This is permittivity, इसका नाम है permittivity of free space या वैक्यूम। क्यों? क्योंकि हमने जो सिचुएशन मानी उसमें दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा। अगर वैक्यूम में नहीं रखते, लेट्स से किसी मीडियम में रख देते, दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये मीडियम में रखा है। ठीक है, तो इंट्यूटिवली तुम बताओ कि अगर वैक्यूम में रखा है तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन लगेगा, या किसी मीडियम में रखा है तो ज़्यादा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगेगा? ज़्यादा फोर्स कहाँ होगा, मतलब इंट्यूटिवली तुम्हारा जो फर्स्ट थॉट बोलता है वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज दीवार के उस पार है, तो
तो दीवार ऐसा क्या कर रही होगी कि फोर्स बढ़ जाए, कमी कर रही होगी। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर तुमने दो पॉइंट चार्जेस को वैक्यूम में रखा हुआ है, लाइक से दोनों अपोजिट उसके हैं पोलैरिटी के, तो दोनों जिस ताकत से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अगर तुम ले जाके उसको पानी में रख दो तो थोड़ा सा ढीले हो जाएंगे। ठीक है, तो जो इंट्यूटिवली हम सोच रहे हैं वही होता भी है। और उसको चेंज करने वाला कौन होता है? ये परमिटिविटी, क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी कुछ और है, मीडियम की परमिटिविटी कुछ और है, दूध है तो कुछ अलग परमिटिविटी है, शहद है तो कुछ अलग परमिटिविटी है। सबसे ज़्यादा रहता है, परमिटिविटी कम रहती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, क्योंकि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन दैट कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट, है ना। मैंने जो कहा वो फोर्स के बारे में कहा, अगर परमिटिविटी का देखेंगे तो मिनिमम रहेगी। ठीक है, तो लेट्स से ये एक मीडियम है और इस मीडियम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट जनरली लिख देते हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं है मीडियम, और एप्सिलॉन लिख दिया तो यानी कि मीडियम है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही? ठीक। अच्छा, तो मीडियम की परमिटिविटी क्या करती है? मीडियम की परमिटिविटी कुछ इस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है जो फोर्स को ढीला या टाइट कर देती है। टाइटेस्ट कब रहेगा फोर्स? जब कोई मीडियम ना हो, मतलब कि परमिटिविटी विल बी लेस, है ना, काफी कम परमिटिविटी होगी। और जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स ढीला होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। मैं ये सब लिखवाऊंगा अभी डिटेल में, और मैं प्रमोट करता हूँ कि थोड़े से ऐसे जनरलिस्ट टाइप के नोट्स हो तो पढ़ने में बहुत आसानी होगी तुम्हें। डिटेल नोट्स तो लिखवाना पड़ता है कि वो घर पे तुम्हारे घर वाले देखेंगे ना कि कॉपी में लिखवाया नहीं लिखवाया कुछ, इसलिए सब बोल बोल के लिखवा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसे लिख के तुम्हें याद रह जाए तो आई एम वेरी गुड विद इट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं डिक्टेट भी कराऊंगा, जो भी पॉइंट तुम्हारा मिसिंग लग रहा है तुम्हारे नोट्स में से तुम उसको नोट कर सकते हो, और कंप्लीट नोट करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब जरा अपन इस परमिटिविटी की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो परमिटिविटी किसकी होती है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। चार्ज की परमिटिविटी नहीं होती, है ना। परमिटिविटी जिस मीडियम में चार्जेस रखे हैं उनकी होती है। तो हायर द परमिटिविटी, ढीला द फोर्स, हायर द परमिटिविटी, परमिटिविटी को एप्सिलॉन बोल देते हैं, लोअर द फोर्स। ठीक है, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव परमिटिविटी का। जैसे मीडियम में रिलेटिव स्पीड को डिफाइन करने वाला जो कांस्टेंट होता था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था। तो हम किस चीज के रिस्पेक्ट में देखते थे? वो स्पीड किस चीज के रिस्पेक्ट में देखते थे? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखते थे। तो रिलेटिव परमिटिविटी भी हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव परमिटिविटी को लेट से अपन ER बोल देते हैं। ठीक है, तो ER इज डिफाइंड एज permittivity of the medium divided by permittivity of the vacuum, जिसको अपन एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो relative permittivity is defined as permittivity of the medium with respect to the permittivity of vacuum। अच्छा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम और है जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं, ये भी लिख लो। ठीक है, तो चाहे रिलेटिव परमिटिविटी बोले चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। ये कहाँ यूज आएगा इसका? कमर्शियली जब हम कैपेसिटर्स बनाते हैं, कैपेसिटर मतलब फैन में जो कंडेंसर लगे होते हैं, या बाइक को ऑन करते हैं तो उधर भी कैपेसिटर लगा होता है। दुकान कैपेसिटर सुना होगा तुमने, कंडेंसर तो सुना ही होगा। तो कैपेसिटर में जो मीडियम लगाते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके कैपेसिटेंस को एनहेंस कर देता है। जैसे अगर एक डेटा मैं तुम्हें बताऊं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज अराउंड 80। क्या ये सही बात है?
कहाँ, ये किसी ने केमिस्ट्री में पढ़ी थी ये बात, है ना? ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। वाटर एक कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर होता है। नॉन आयनिक वाटर जिसमें कुछ सॉल्ट वगैरह नहीं है, प्योर वाटर है, तो वो इंसुलेटर है। जनरली अगर हम इंसुलेटर लगाएंगे कैपेसिटर में तो उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए 1 से। जितना बड़ा होगा उतना फोर्स को वो कम करेगा। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि उसने फोर्स के मैग्नीट्यूड को 80 टाइम्स कम कर दिया, 80 टाइम्स ढीला कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे लिखा ना अपने, हायर द ई लोअर द फोर्स, तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका एक पैमाना दे देता है कि अगर 80 रिलेटिव परमिटिविटी है, इसका मतलब क्या, 80 टाइम्स फोर्स कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे करके कि द फोर्स विल बी 80 टाइम्स लोअर, 80 टाइम्स लोअर। ठीक है, अच्छा, इस एप्सिलॉन के अगर हमें वो निकालने हो डायमेंशंस, तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, कोई भी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, है ना? डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होते हैं। तो लेट्स से F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें इक्वेशन में अगर हमें एप्सिलॉन के अलावा अगर सारे डायमेंशन पता हो तो एप्सिलॉन के भी आ जाएंगे, ऐसे सिंपल। अच्छा, कांस्टेंट के डायमेंशन होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल हो सकते हैं। ग्रेविटेशन कांस्टेंट है तब भी उसके डायमेंशन है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तब भी उसके डायमेंशन है, तो कांस्टेंट के डायमेंशन भी हो सकते हैं। तो ये बात एकदम क्लियर करनी है दिमाग में कि अमूमन हमको ऐसा लगता है कि कांस्टेंट अगर है तो उसके डायमेंशन नहीं होते, लेकिन नहीं, हर कांस्टेंट के डायमेंशन लेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी होते हैं, लेकिन जो भी हम फिजिक्स में ज़्यादातर पढ़ते हैं उनके डायमेंशन होते हैं। ठीक है, जैसे F इज इक्वल्स टू KX स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था, तो इसके डायमेंशन थे, हाँ बिल्कुल थे। इसकी यूनिट लिखते थे अपन न्यूटन पर मीटर, है ना? अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी के डायमेंशन नहीं होंगे क्योंकि सेम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी है, तो रिलेटिव परमिटिविटी के कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट नहीं है। देखो 80 लिखा है। तो अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं कि परमिटिविटी के डायमेंशन क्या है। तो अगर इस इक्वेशन में हमें परमिटिविटी के अलावा बाकी सब डायमेंशन पता लग जाए तो परमिटिविटी के डायमेंशन भी आ जाएंगे। तो फोर्स का बताओ, पता है? हाँ पता है, न्यूटन। चार्ज का भी पता है, IT प्रोडक्ट में IT तो IT स्क्वायर। ये डिस्टेंस का भी पता है। 4 का क्या डायमेंशन होता है? 4 का 4 नंबर है, उसका कुछ नहीं होता। पाई ये डायमेंशन लेस है क्योंकि वो नंबर है जस्ट एक, है ना? 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट के डायमेंशन हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं इनके कोई डायमेंशन नहीं। तो लिख देंगे इसके अपन फटाफट। तो एप्सिलॉन के डायमेंशन क्या होगा? यूनिट लिख देते हैं पहले, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे कूलम का स्क्वायर, क्योंकि 2 कूलम है, यानी कि करंट का स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। अब ये न्यूटन मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो MLT-2 ये हो गया न्यूटन मास इनटू एक्सीलरेशन। ये मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर ऊपर है तो A⁻², नीचे है इनफैक्ट। सेकेंड का स्क्वायर नीचे है यानी T⁻², और तो सॉल्व कर लो। m⁻1 आ रही है, लेंथ की पावर 1 2 3 आ रही है, T की पावर क्या आ रही है? 2 और 2 -4, ये हो गया। एम्पियर भी आएगा, एम्पियर का -2। ठीक है, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तो पता ही है। अगर कोई पूछ बैठे तो अपन तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, तो M माइनस में, ओ माय गॉड, ये 1/ε के लिख दिए अपन ने, ये 1/ε के लिख दिए, ये सारी चीज़ें उल्टा जाएंगी।
तो एप्सिलॉन का जो लिखाएगा वो क्या होगा, m की -1, l -3, t -p4 तो 8, ये हो गया भाई, ये अब सही है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। इसकी थ्योरी मेरे ख्याल से अपन बाद में देखेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, बट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड फोर्स बिटवीन टू 1 कूलम चार्जेस, फाइंड फोर्स बिटवीन टू 1 कूलम चार्जेस separated by a distance of 2 meters. Find magnitude of force between two 1 coulomb charges separated by a distance of 1 meter. तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, है ना, दोनों ही 1 कूलम के हैं। अच्छा एक मिनट, एक उससे पहले एक चीज़ बताना, चलो इसी में बता दूंगा। F क्या होता है, कांस्टेंट 1/4/ε0, कुछ नहीं लिखा है किसी मीडियम, तो इसका मतलब वैक्यूम में, और यहाँ पर Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो इस K की वैल्यू क्या होती है, ये बहुत आसान है याद रखना, और इसको याद भी रखना है हमें। तो दैट इज, इसकी वैल्यू 1/4/ε0 की वैल्यू याद रखनी है, 9 × 10⁹9, जो भी यूनिट है वो तो जो है सो है। तो ये वैल्यू याद रखनी है हमें, दिस इज इन वैक्यूम। तो यहाँ पर फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी, इस ओवरऑल इस चीज़ की वैल्यू है 9 × 10⁹9 इंटू 1 × 1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4, और सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो फोर्स भी ऐसा यूनिट में आएगा यानी कि कूल न्यूटन। तो अब ज़रा इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा, 2.25 × 10⁹9 न्यूटन। 10 न्यूटन 1 किलो के बराबर होता है। अगर मैं ऐसे 10 न्यूटन 1 किलो हाथ में रख लूँ तो ग्रेविटी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी नीचे। तो ये कितने मास के इक्वलेंट है, ये फोर्स जो है ये कितने मास के इक्वलेंट है, 10 से डिवाइड कर दो, उतने केजी के इक्वलेंट है ये। तो दिस इज इक्वलेंट टू 2.25 × 10⁸8 kg, है ना, न्यूटन, केजी एफ लिख देते हैं, केजी फोर्स। तो अब ज़रा इस नंबर को अपन प्रैक्टिकली सोचते हैं कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा है बताओ, सोचो। अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास तो काफ़ी ज़्यादा है इससे, है ना, लेकिन फिर भी चलो 10⁸8 है, 10⁷ करोड़ होता है, तो ये लगभग 22 करोड़ किलो के बराबर है। तो दो छोटे छोटे मास हैं, 2 मीटर दूर रखे हुए हैं, 22 करोड़ का फोर्स लगा रहे एक दूसरे पे, तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। तो क्या मतलब गलती है इसमें, गलती ये है कि जो 1 कूलम का चार्ज है ये बहुत बड़ा चार्ज होता है, प्रैक्टिकली 1 कूलम का चार्ज नहीं होता हमारे, मतलब कहीं भी अब तुम कहो कि अगर मैंने इसको चार्ज कर दिया, इस पूरे करंट से वायर लगा के इस पूरे जहाँ जहाँ भी मेटल है सबको चार्ज कर दिया, तो हार्डली 1 नैनो कूलम 1 पीको कूलम का चार्ज आएगा। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज प्रैक्टिकली बहुत बड़ा चार्ज है। तो प्रैक्टिकल चार्जेस कुछ इस टाइप के होते हैं, 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6, 1 पीको कूलम, पीको कूलम यानी कि 10⁻⁻12 कूलम, 1 नैनो कूलम यानी कि 10⁻⁻9 कूलम। तो ये प्रीफिक्सेस हमको याद रखने हैं ना। तो तुम्हारे सवाल जो तुम्हारे सामने आएंगे उसमें चार्जेस कुछ इस ऑर्डर के होंगे, 1 पीको कूलम, 1 नैनो कूलम। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये प्रैक्टिकल चार्जेस हैं। ठीक है, बोर हो गए, ख़त्म करें या और 1-2 क्वेश्चन? कितने लोग चाहते हैं कि बोर हो गए? जल्दी हाथ उठाओ, एक सर्वे है। क्वेश्चन चलो। तो एक क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना, रिवाइज करते हैं, मतलब 11th का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या वो यूनिफॉर्म मोशन में है या एक्सीलरेटेड मोशन में?
एक्सीलरेशन है कि नहीं अगर वो कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूम रहा है तो? एक्सीलरेशन मोशन में है ना? यही कॉन्सेप्ट अपन को याद रखना है। क्यों याद रखना है कि मतलब क्या क्या जस्टिफिकेशन है इसका? वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या ऐसी सिचुएशन में? अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? हो रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब क्वांटिटी चेंज हो गई, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी चेंज मतलब कि एक्सीलरेशन है। तो किधर है, किस तरफ है एक्सीलरेशन? सेंटर की तरफ, जिसको अपन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का? वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। एक्सीलरेशन होता है v²/r। अच्छा, तो ये जस्ट अपन काइनेमेटिक्स देख रहे हैं इसका, है ना? अगर इसका डायनामिक्स भी देखें कि ये फोर्स एक्सीलरेशन हो रहा है, इसका मतलब फोर्स लग रहा होगा कहीं, तो वो कहाँ से लग रहा होगा? हो सकता है रस्सी से पकड़ के घुमा रहे हो, तो जो टेंशन लग रहा हो दैट इज टेंशन इज इक्वल टू mv²/r। मतलब कि अगर एक्सीलरेशन ac है v²/r, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉट सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv²/r। तो इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स, वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि जैसे अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर रस्सी से पकड़ के ऐसे पत्थर घुमा रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? रस्सी, टेंशन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में हम। ठीक है, तो लिखो अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग charge q1, carrying charge q1 is revolving around a fixed charge minus q2, is revolving around a fixed charge minus q2, a fixed charge minus q2 in a circular path of radius r, So calculate the period of revolution, and its speed, लिख दो। तो क्या सिचुएशन है यहाँ पर? एक फिक्स्ड चार्ज है -q2, है ना? पॉइंट चार्ज है, जो भी हम अगर कहीं कुछ नहीं दिया है तो पॉइंट चार्ज ही मानना है, सिंपल केस मानना है। तो -q2 चार्ज है, ये फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड। और इसके अराउंड एक q1 चार्ज है, वो घूम रहा है सर्कुलर मोशन में रेडियस r के, दिस इज q1। अच्छा, ये अगर गोल गोल घूम रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन सा फोर्स दे रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी हमने देखा है। ठीक है, तो उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज mv²/r, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस होगा, वो क्या होगा? k(q1q2) अपॉन r इज इक्वल्स टू mv²/r। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी। ये मास वगैरह दिया हुआ है ना, मास इसका है। m जो होता है वो जो मास रिवॉल्व कर रहा है उसका होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से m क्या हो जाएगा? नहीं, m नहीं, सॉरी, v क्या हो जाएगा? एक r से एक r कट जाएगा, बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी। k(q1q2) अपॉन rm, और क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट भी हो जाएगा। तो ये स्पीड आ गई। और क्या पूछा है? रिवॉल्यूशन पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम, एक सर्कल घूमने में जितना टाइम लग रहा है वो दैट इज द टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम चाहिए, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और एक रिवॉल्यूशन में देखना है तो डिस्टेंस कितना है? 2πr, और स्पीड कितनी है ये निकाल ली यहाँ पर। तो ये हो गया k(q1q2) का अंडर रूट अपॉन यहाँ पर आ रहा है। तो ये टाइम पीरियड हो गया।
ठीक है, तो आज हमने जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और कल मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तुमसे रैंडमली कुछ भी और उसके तुम्हें आंसर देने हैं या यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यही होमवर्क है आज का कि रिवाइज द नोट्स और कल इसको कंटिन्यू करेंगे।